हिंद दोस्तों, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 5 कवर कर रहे हैं हम लोग विथ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसका ऑलरेडी 2 पार्ट हमने कवर कर लिया। सबसे पहले हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में समझा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया को क्यों कहते हैं रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसके 2 रीजन की हमने बात की जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा दिए गए थे। इसके बाद हमने ये भी बात की कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये एक वाइडर एक्सप्रेशन है, बिकॉज इसमें यूनियन टेरिटरीज और ऐसे टेरिटरीज भी शामिल की जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर किए गए हों। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं केवल यहाँ पे जब बात की जाती है केवल यूनियन ऑफ इंडिया की, तो केवल इसमें स्टेट्स को शामिल किया जाता है। यूनियन टेरिटरीज और वैसे टेरिटरीज जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर किया वो चीज़ें नहीं शामिल की जाती। ये आर्टिकल 1 के अंदर हमने देखा था कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा जाता है। आर्टिकल 2 की अगर बात करें तो पार्लियामेंट को ये पावर देता है आर्टिकल 2 कि यूनियन ऑफ इंडिया में किसी भी स्टेट को इस्टेब्लिश कर सके। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको फोकस करना है। पहला एस्टेब्लिश के बारे में, दूसरा एडमिट के बारे में, राइट। एडमिट प्लस इस्टेब्लिश, ये आर्टिकल 2 के हमने देखा और इसका एग्जाम्पल की भी हमने बहुत अच्छे से बात की कि क्यों जो सिक्किम है और बाकी स्टेट्स हम लोग कह सकते हैं कि एडमिट और इस्टेब्लिशमेंट की बात है। लेकिन आर्टिकल 3 की हमने बात की कि ये टेरिटोरियल एडजस्टमेंट को दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि आप इंडिया के अगर मैप में देखें तो आप कोई भी 2 पर्टिकुलर स्टेट्स को जोड़ना या अलग करना, टेरिटरीज को बढ़ाना घटाना, ठीक है, और जो स्टेट्स के एरिया हैं उन्हें बढ़ाना घटाना, बाउंड्रीज को अल्टर करना यानी चेंज करना, किसी भी स्टेट के नाम में बदलाव करना। और इसके हमने रीज़न की भी बात की थी, प्रोसेस की भी बात की थी। आप लास्ट के लेक्चर को जरूर रेफर कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए एवोल्यूशन की बात करेंगे आज कि किस तरह से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का एवोल्यूशन हुआ, उदय हुआ। दोस्तों, जब हमारा भारत देश आज़ाद होता है तो यहाँ पे 552 प्राइंसली स्टेट्स देखने को मिलते हैं। ये संख्या में बहुत ज़्यादा है। यानी जो रीजनल किंगडम, देखिए हमारे इंडिया में अगर आप देखें ब्रिटिश रूल के टाइम पे तो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। 2 कैटेगरी की पॉलिटिकल यूनिट मेनली देखने को मिलती थी। पहली तो होती थी ब्रिटिश प्रोविंस जो कि डायरेक्ट रूल के अंडर होती थी, राइट, जो कि डायरेक्ट रूल के अंदर होती थी, ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट पैरामाउंटसी के अंदर होती थी। और दूसरी तरह की जो पॉलिटिकल एंटिटी, पॉलिटिकल स्टेट जो यहाँ पे देखने को मिलती थी वो होती थी प्राइंसली स्टेट्स। इन प्राइंसली स्टेट्स में इंडिया के लोकल राजा रूल करते थे बट पैरामाउंटसी रहती थी ब्रिटिश क्राउन की, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल देखने को मिलता है और यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटसी देखने को मिलती है। तो जैसा कि हमें पता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा 2 इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनियन बनाए जाते हैं, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे जो 552 प्राइंसली स्टेट्स होते हैं इनके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लें, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, राइट। ऐसा प्रोविजन देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखें 552 में से 549 तो इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जो 3 बच जाते हैं वो इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। कौन कौन से? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। लेकिन समय के साथ हमें पता है हैदराबाद में पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो के तहत, जूनागढ़ में रेफरेंडम के तहत और कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत ये इंडिया में ज्वाइन करते हैं, राइट। इसके बाद देखिए अगर आप 1950 के टाइम पे देखें तो स्टेट्स को 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन में बांटा गया था। अब ये क्या था? तो देखिए ये ना नाम अपना पार्ट A B C D ऐसे करके ये रख देते थे। इसमें क्या देखने को मिलता था, जैसे अगर हम लोग पार्ट A में स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे 9 गवर्नर प्रोविंसेस देखने को मिलेंगे। अर्स्टवाइल का मतलब था भूतपूर्व, ठीक है। 9 भूतपूर्व गवर्नर प्रोविंसेस जो पहले गवर्नर प्रोविंसेस होते थे ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है। पार्ट B में 9 अर्स्टवाइल प्राइंसली स्टेट का लेजिस्लेचर देखने को मिलता था। पार्ट C में चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है। और इसी तरह से जो पार्ट D है वो एक्सक्लूसिवली अंडमान एंड निकोबार के लिए रखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को समझ लीजिए थोड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिहाज से, बट फिर भी एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स किस तरह से इंडियन के स्टेट्स को डिवाइड करे थे। तो देखिए पार्ट A में ना फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस देखने को मिलेंगे जिनमें इलेक्टेड गवर्नर होते थे और स्टेट लेजिस्लेचर देखने को मिलता था। पार्ट B में फॉर्मर प्राइंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ कोवेनेंटिंग स्टेट। तो कोवेनेंटिंग का मतलब वही होता है, समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी होता है, ठीक है। तो इसमें हेड आपको देखने को मिलेंगे राज प्रमुख जो कि फॉर्मर प्रिंसेस होते थे यानी राजा होते थे। और इनमें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 9 स्टेट्स कौन कौन से देखने को मिलते थे जिनमें इलेक्टेड गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर होता था, असम, बिहार, बॉम्बे, ठीक है। और अगर यहाँ पार्ट B स्टेट में आप देखें तो राज प्रमुख जिनमें हेड होते थे तो हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राइट। और पार्ट C में फॉर्मर प्राइंसली स्टेट और प्रोविंसेस देखने को मिलते थे जिनमें हेड होते थे चीफ कमिश्नर। और इनमें 10 स्टेट देखने को मिल रहे हैं, अजमेर, कुर्ग, कूच बिहार, भोपाल। तो इस तरह से बेसिकली डिवीजन हुआ था। और पार्ट D में कंप्लीटली यूनियन टेरिटरी, यानी यहाँ पे तो ऑफकोर्स इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता तो ये अंडमान एंड निकोबार में सोलली डिवाइडेड था। ये 1950 की बात की जा रही है।
दोस्तों ये जो प्राइंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन था इंडिया में, ये एक एडहॉक एग्रीमेंट था। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पोररी पीरियड के लिए, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली डिमांड उठने लगी अलग अलग क्षेत्रों से, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया से, कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पे, यानी भाषा के आधार पे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। यानी एक भाषा के लोगों को एक समूह क्षेत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे 1948 में, जून 1948 में भारत सरकार अपॉइंट करती है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को, और इनके चेयरमैन कौन होते हैं? एस के धार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एस के धार जी होते हैं। तो ये बेसिकली इनका क्या मोटिव होता है, ये इस चीज को कि इसकी क्या फिजिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि लिंग्विस्टिक आधार पे, यानी भाषा के आधार पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। तो ये कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपती है दिसंबर 1948 में, और इनका क्या सलाह होता है, इनकी क्या रिकमेंडेशन होती है? ये रिकमेंड करते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर, यानी भाषा के आधार की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब इससे बहुत सारा यहाँ पे रिजेंटमेंट देखने को मिलता है, यानी विरोध देखने को मिलता है, और दोबारा लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनाई जाती है बाय द कांग्रेस, अब की बार कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1948 में, ताकि इस क्वेश्चन को दोबारा से समझा जा सके कि वाकई में लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर स्टेट का रीऑर्गेनाइज करना कितना फिजिबल होगा। तो यहाँ पे दिसंबर 1948 में जो कमेटी बनाई जाती है, इनमें आप देख सकते हैं, इनमें 3 मेंबर होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसलिए यहाँ पे JVP, ओके, यहाँ पे फर्स्ट लेटर को लिया गया, JVP कमेटी ये कहलाती है, और ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है अप्रैल 1948 में। और अगेन ये भाषा के आधार पर जो रीऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, इसे रिजेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे कहा जाता है एंड रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी कि भाषा के आधार पर तो रीऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हमने बात की धार कमीशन बोला जाता है, हालांकि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन भी कहते हैं, राइट। ये देख सकते हैं आप, जो कि धार कमीशन के नाम से ही पॉपुलर है। तो इन्होंने तो लैंग्वेज के आधार पे कहा कि नहीं करना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पे करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे। ऐसी इनकी रिकमेंडेशन निकल करके आई। यहाँ पे अगर आप JVP कमेटी की रिकमेंडेशन, तो अगेन ये कहते हैं कि नहीं, भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज नहीं किया जाना चाहिए। ओके, ये इनकी रिकमेंडेशन निकल करके आती है। नाउ भी हम लोग बात करेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया, पार्ट ABCD मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। पार्ट D में केवल अंडमान एंड निकोबार है, और इसी तरह से पार्ट ABC का मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो पोटी श्रीरामलू, जो कि एक कांग्रेस पर्सन होते हैं, इनकी 56 डे हंगर स्ट्राइक के बाद डेथ हो जाती है। तो इसके बाद काफ़ी ये एजिटेशन और बढ़ जाता है, और फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट यहाँ पे निकल करके आता है आंध्र स्टेट। ओके, ये 1953 में होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्रिएट किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक आधार पर, यानी भाषाई आधार पर पहला स्टेट कौन सा बनता है? आंध्र स्टेट। ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को मद्रास स्टेट से अलग किया जाता है, और इस तरह से यहाँ पे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट देखने को मिलता है ना। भी लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फजल अली कमीशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो आंध्र स्टेट की क्रिएशन होती है, इसके बाद और भी अलग अलग क्षेत्रों से लिंग्विस्टिक बेसिक, यानी भाषा के आधार पे अलग अलग क्षेत्रों की डिमांड उठती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है 1953 में 3 मेंबर का अगेन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन गठित की जाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। और यहाँ पे फजल अली के द्वारा पूरे इस सवाल को, यानी जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स को क्रिएट करना है वो कितना सही है कितना गलत, इसे पूरा री एग्जामिन किया जाता है। और अदर 2 मेंबर होते हैं यहाँ पे KM पानिकार और HN कुजरू, और ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1955 में, यानी लगभग 2 सालों के बाद। और ये ब्रॉडली एक्सेप्ट करते हैं लैंग्वेज को एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, यानी लैंग्वेज के आधार पर ही स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन ये इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट को, यानी केवल एक स्टेट में एक ही भाषा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस थ्योरी को रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन भाषा के आधार पर ही रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार स्टेटमेंट में यह पूछा जाता है कि फजल अली कमीशन एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, तो ये बात गलत होगी, राइट। इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, लेकिन लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन माना गया। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 फैक्टर निकल करके आ रहे हैं। पहला तो ये कि इंडिया की यूनिटी और सिक्योरिटी को बना करके रखना, प्रिजर्व करना और मजबूत करना है। दूसरा, यहाँ पे लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजिनिटी बनी होनी चाहिए। तीसरा, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को ध्यान में रखना है। और चौथा, कि लोगों के वेलफेयर के लिए प्लानिंग और प्रमोशन करना है, स्टेट को भी और एज अ नेशन एज अ होल को भी। तो दोस्तों यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि फजल अली कमीशन के द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि ये जो हम लोग 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसे अबोलिश किया जाए बेसिकली। और यहाँ पे 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज बनाई जाती हैं। तो यही आप देख सकते हैं, 16 से लेकर अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। इनका सफ़र कैसा रहता है वो हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स वगैरह को मर्ज किया गया और पार्ट सी स्टेट्स को अबॉलिश किया गया और इस तरह से यहाँ पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट किए गए नवंबर 1956 में, राइट। और इसी के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से लेकर 28 राज्यों तक का सफर। तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956, इसमें न्यू स्टेट ऑफ केरला बाय मर्जिंग द ट्रेवनकोर कोचीन स्टेट विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट, तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वगैरह को मर्ज करके स्टेट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, राइट। दोस्तों 1956 में लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन के बावजूद भी जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है वो काफ़ी बदलता है। और अगर आप देखें 1956 के बाद से काफ़ी सारे जो हमारे पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है और किस तरह से स्टेट एक एक करके यहाँ पे निकलते जाते हैं वो हमें देखना है। तो अगर आप देखें तो महाराष्ट्र एंड गुजरात की अगर बात करें तो 1960 में जो बाइलिंगुअल स्टेट है बॉम्बे का, इसे डिवाइड किया जाता है दो सेपरेट स्टेट में, महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल, राइट। और इस तरह से गुजरात स्टेब्लिश किया जाता है 15 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन के रूप में। इसी तरह से बात करें अगर दादरा एंड नगर हवेली की, तो ये पोर्टुगीज रूल टेरिटरी होती है। 1954 में लिबरेशन मिलती है और सब्सिक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेशन को 1961 तक चलाया जाता है बाय एन एडमिनिस्ट्रेशन चूजन बाय द पीपल देमसेल्फ, लेकिन बाद में इन्हें यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। फर्दर यहाँ पे अगर आप देखें गोवा, दमन एंड दीव के विषय में, तो पोर्टुगीज के द्वारा इन टेरिटरीज को एक्वायर किया जाता है इंडिया के द्वारा पोर्टुगीज से, और यहाँ पे पुलिस एक्शन का यूज होता है 1961 में और इन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एज ए यूनियन टेरिटरी बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 और बाद में 1987 में गोवा को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है। पुदुचेरी की बात करें तो ये फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज, फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट होती हैं और यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे माहे देखने को मिलेगा केरला में, राइट, और पौंडीचेरी या पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों मिलेंगे तमिलनाडु में, और यनम आंध्र प्रदेश में। ये 4 डिस्ट्रिक्ट है पौंडीचेरी या पुदुचेरी के। नाउ 1963 में नागालैंड को फॉर्म किया जाता है और 1966 में पंजाब को बाइफरकेट किया जाता है और हरियाणा इस तरह से 17th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन के रूप में आता है। 1972 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पॉलिटिकल मैप भी काफ़ी बदलता है और 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा एंड द सब स्टेट ऑफ मेघालय गोट स्टेटहुड। तो देखिए स्टेटहुड की जो बात है आपको ध्यान में आ रही है ये बात कि आर्टिकल 2 के तहत होगी, आर्टिकल 3 के तहत ये पावर मिलेगी पार्लियामेंट को, आर्टिकल 2 के तहत, राइट, क्योंकि आर्टिकल 2 में स्टेब्लिशमेंट और एडमिशन या एडमिट की बात की जाती है, लेकिन आर्टिकल 3 में अगर आप देखें या स्टेटहुड का दर्जा भी है तो आर्टिकल 2 के तहत होगा। लेकिन अगर आप आर्टिकल 3 में देखें तो कोई 2 स्टेट से निकाल करके अगर कोई या टेरिटरी को बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है किसी स्टेट को, या 2 स्टेट को मर्ज किया जा रहा है, या 2 स्टेट को, एक स्टेट को बाइफरकेट किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें आर्टिकल 3 में देखने को मिलेंगी। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है बस उन्हें स्टेटहुड का दर्जा दिया जा रहा है, तो ये होगा आर्टिकल 2 के तहत, राइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत डिटेल में मैंने बताया लास्ट के लेक्चर में। सिक्किम में अगर आप देखें तो चोग्याल डायनेस्टी का रूल देखने को मिलता है और 1947 में यहाँ पे ये इंडिया का प्रोटेक्ट्रेट बन जाता है, सिक्किम बिकेम प्रोटेक्ट्रेट ऑफ इंडिया। और इसके बाद जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेकिन डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन को एज्यूम कर लेती है। इसके बाद 1974 में सिक्किम एक्सप्रेस करता है अपने डिजायर को इंडिया में एसोसिएशन का, और इस तरह से 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 निकल करके आता है, पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया जाता है और इसी अमेंडमेंट में एक न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड का दर्जा मिलता है सिक्किम को और एसोसिएट स्टेट की बात की जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज किया जाता है 35 और 36 के बीच। तो 35th अमेंडमेंट एक्ट के तहत एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिलता है, ठीक है। और 36 के तहत यहाँ पे आप पढ़िए 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा मिलता है सिक्किम को, राइट। यही 2 बातें आपसे पूछी जाती है मेनली, तो ये आपको ध्यान रखना है। 35 में एसोसिएट स्टेट और 36 में फुल फ्लेजेड स्टेट। 1978 में अगेन 3 स्टेट यहाँ पे क्रिएट केम इनटू बीइंग में आते हैं, एग्जिस्टेंस में आते हैं। कौन कौन से? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में, राइट। 2000 में अगेन यहाँ पे अगर आप देखें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 स्टेट क्रिएट किए जाते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को कार्ड आउट करके। और 2014 में तेलंगाना केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द 29th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन और ये आंध्र प्रदेश से कार्ड आउट है। और इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के विषय में भी, तो 2019 में हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन था और इन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, राइट, ऑफ आर्टिकल अंडर आर्टिकल 370 बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 370। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत बाइफरकेट किया गया अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में, और इन यूनियन टेरिटरीज का नाम है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस तरह से अगेन हमारे 28 स्टेट्स हो चुके हैं और यूनियन टेरिटरीज का नंबर 7 से 2 बढ़ गया,
राइट। अभी हमने बात की जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख की, तो 9 हो गया। लेकिन अगेन फिर अभी एक मर्ज भी हुआ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो इस तरह से अगेन यहाँ पे 8 निकल करके आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान समय में कितने स्टेट्स हैं? 28। और कितने यूनियन टेरिटरीज है? तो 8। ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो देखिए इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं सिंपल टाइप के, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया बताइए झारखंड एग्जिस्टेंस में कब आया, इस तरह के जो क्वेश्चन आए हैं, बताइए छत्तीसगढ़ एग्जिस्टेंस में कब आया, इस तरह के क्वेश्चन स्टेट पीएससी के बहुत फेवरेट है। एक और क्वेश्चन इसमें बड़ा बनता है, वो होता है कि स्टेट का फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट। बहुत बार ये पूछा जाता है। इनफैक्ट अगर अभी तो मैंने सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन लिया है, बट स्टेट पीएससी में ये बार बार आता है। और एनडीए सीडीएस में उतनी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आपको एक ब्रीफ आइडिया, एक ब्रीफ टाइमलाइन पता होना चाहिए। तो इसे करते हैं फिर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड 1963 में, हरियाणा की हमने बात की 1966 में, और सिक्किम का हमने बात की 36th अमेंडमेंट 35 और 36 के बाद ये बनता है 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश 1987 में, राइट। तो इस तरह से एक आपको टाइमलाइन पता होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर लेंगे। तो मेनली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए क्रोनोलॉजी में, तो उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करना कोई खास फायदा नहीं होगा, वो आप कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ में से जो और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे हम लोग एंड में सारा कंपाइल करके कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार और राय लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।